है बजट एक्चुअली में मैं बिल्कुल कहूंगी कि जिस तरह से राइजिंग इन्फ्लेशन हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सरसों तेल के दाम बढ़े हैं, सब्जी के दाम बढ़े हैं, वो अपने आप में गरीबों के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक मरण दिन आ चुका है। आज लोग ये सोचते हैं कि हम खाएंगे क्या और बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राइजिंग इन्फ्लेशन पर बात नहीं करना चाह रही है या उसको कम नहीं करना चाह रही है तो जो अपोजिशन पार्टीज इतना हाई हुल्ला मचा रही है, उन्होंने जनता के पक्ष के लिए या जनता के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें हम ये खड़े होकर कहें कि भाई हम जिस पार्टी में हैं उससे बेटर तो अपोजिशन है जो जनता के लिए एटलीस्ट काम कर रही है, एटलीस्ट जनता के लिए सोच रही है। तो हमारे पास तो ऑल्टरनेट बोल के कोई चीज बची ही नहीं है। आज अगर हम देश की हालत देख रहे हैं कि बद से बदतर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, हमें हिप्नोटाइज किया जा रहा है कि भाई ये जो बजट है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये जन्नत का दरवाजा है, ये बजट से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, कि राम राज आ गया। तो अपोजिशन पार्टी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि उस राम राज को आप कंट्रोल कर सके। आप तो खुद अपने चेयर के लिए परेशान है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम की ही बात करती है, तो श्रीमती ममता बनर्जी को सर पे दुपट्टा रख करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मंच पे नहीं पढ़ना चाहिए। आप भी तो फिर उसको प्रोवोक कर रही हैं, और एक बिस्मिल्लाह पढ़ देने से आप मुसलमान की मसीहा नहीं हो जाती हैं। नमस्कार, আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন নাজিয়া এলাহি খান। এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো, আমরা জানি সম্প্রতি বাজেট পেশ হয়েছে, যে ক্ষেত্র থেকে এই বাজেট কাদের বাজেট? আম জনতার জন্য কি এই বাজেট? এই বাজেট কি মেহনতি লোকের জন্য এই বাজেট? এই বাজেট কি মধ্যবিত্ত বা এই বাজেট যারা মধ্যবিত্ত অবস্থায় এই মুহূর্তে রয়েছে তাদেরকে কি আরো নিম্নবিত্ত করে দেবে? প্রশ্ন কিন্তু পিছু ছাড়ছে না। যেই থেকে বাজেট ঘোষণা হয়েছে সেই থেকে কিন্তু আমরা প্রশ্নের সম্মুখীন। আমরা বুঝতে পারছি না যে এই বাজেট যে বাজেট হলো সেই বাজেট রাজ্যবাসী তথা ভারতবাসী যারা তাকিয়েছিল কিছুটা হলেও করে ছাড় পাবো, কিছুটা হলেও সুদে আর একটু যদি বেশি হয়, কিছুটা হলেও গৃহঋণে যদি আমরা একটু ছাড় পাই, যারা মেহনতি মানুষ, যারা দিনের পর দিন টাকা জমিয়ে তারা আশা করে আছে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনা, একটা ছোট্ট ছাদ, কিন্তু তাদের কি স্বপ্ন রইল অটুট না ভেঙে গেল? নাজিয়াজি যাবো। सबसे पहले तो आपके चैनल को शुक्रिया कि बजट पर बात करने के लिए आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। देखिए, गवर्नमेंट अगर चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं यहाँ पर मक्खनबाजी तो करने बैठी नहीं हूँ, बहुत फैक्ट। और अगर जनता को हम सर्वप्रथम रखते हैं और जनता को बहुत प्यार करते हैं तो सबसे पहले हमको जनता के बारे में सोचना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पूरे कंट्री को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए, इकोनॉमिकल कंडीशन को संभालने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बजट एक्चुअली में मैं बिल्कुल कहूँगी कि जिस तरह से राइजिंग इन्फ्लेशन हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सरसों तेल के दाम बढ़े हैं, सब्जी के दाम बढ़े हैं, वो अपने आप में गरीबों के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक मरण दिन आ चुका है। आज लोग ये सोचते हैं कि हम खाएंगे क्या और बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। आज एजुकेशन सिस्टम में अगर आप जाइएगा तो इतनी फीस है कि इंसान अगर जिसके 4 बच्चे हैं उसको पहले सोच लेना पड़ता है कि हम अगर इसको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए सर पर कफन बांध भी रहे हैं तो हम इसको बना कैसे पाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो वाकई में ये बहुत बड़ा इशू है बात करने का, और शायद 10 मिनट में या 5 मिनट में इस इशू को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जिस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी, उन्होंने 2 दिन पहले फरहाद हकीम ने अनाउंस कर दिया कि पेंशन बंद कर दिया जाएगा। आप मुझे बताइए कि फरहाद हकीम ने जितनी आसानी से ये बात कही है कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे इंसान हैं जो पेंशन की बदौलत उनका घर चल रहा है,
कई ऐसे लोग हैं बूढ़े बुजुर्ग जिनका पेंशन के इंतजार में उनके काम अटके हुए रहते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। आज पेंशन बंद किया गया है, आज बहुत सी चीज़ें द्वारे मौत किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो गलत हो रहा है। आप रास्ता पे चलिएगा, बेचारे बाइक वाले, उबेर वाले, ऑटो वाले, टोटो वाले परेशान हैं कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिस उनको हैरेस कर रही है उसकी इंतहा हम लोग अपने ज़ुबान से नहीं बता सकते हैं। आप सोचिए कि जो बाइक में 100 रुपए का तेल भराता है वो अगर 5,000 रुपए ट्रैफिक पुलिस को देगा तो उसका क्या हाल होगा। आप सोचिए कि जो इंसान बाइक में 100 रुपए का तेल भराकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करके अपना ऑफिस जा रहा है, उस आदमी को अगर 1 घंटा ट्रैफिक सर्जेंट रास्ता पर ही रोक देगा तो उस बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा और उसकी नौकरी का क्या होगा। बहुत हैरेसमेंट हो रहा है। तो पूरे देश से लेकर के स्टेट तक में भी कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसको सराहा जाए कि हाँ ये काम जनता के लिए हुआ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राइजिंग इन्फ्लेशन पर बात नहीं करना चाह रही है या उसको कम नहीं करना चाह रही है तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज इतना हाई हुल्ला मचा रही है, उन्होंने जनता के पक्ष के लिए या जनता के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें हम ये खड़े होकर कहें कि भाई हम जिस पार्टी में हैं उससे बेटर तो अपोजिशन है जो जनता के लिए एटलीस्ट काम कर रही है, एटलीस्ट जनता के लिए सोच रही है। तो हमारे पास तो ऑल्टरनेट बोल के कोई चीज बची ही नहीं है। आज अगर हम देश की हालत देख रहे हैं कि बद से बदतर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, हमें हिप्नोटाइज किया जा रहा है कि भाई ये जो बजट है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये जन्नत का दरवाजा है, ये बजट से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अपोजिशन पार्टी ने ऐसा के लिए सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम ठप, नौकरी ठप, सिर्फ और सिर्फ गाना एक ही चीज का है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम की ही बात करती है तो श्रीमती ममता बनर्जी को सर पे दुपट्टा रख करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मंच पे नहीं पढ़ना चाहिए। आप भी तो फिर उसको प्रोवोक कर रही हैं। और एक बिस्मिल्लाह पढ़ देने से आप मुसलमान की मसीहा नहीं हो जाती हैं। एक बिस्मिल्लाह पढ़ देने से आपको कोई मुसलमान नहीं समझेगा। एक बिस्मिल्लाह पढ़ देने से मुसलमान आपके चाटुकारता जरूर हो सकते हैं लेकिन मुसलमान का भला नहीं हो रहा है। आज ऐसा कहा जाता है, हम ऐसा सुनते हैं हर जगह कि राम राज आ गया। तो अपोजिशन पार्टी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि उस राम राज को आप कंट्रोल कर सकें। आप तो खुद अपने चेयर के लिए परेशान हैं। आज मैं पश्चिम बंगाल की ही बात कर देती हूँ। अगर बजट पे बात हो रही है तो हर चीज़ों को तोलना मोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनता को समझ में नहीं आएगी। और हमारी जनता को मोटी बात समझ में आती है, इकोनॉमिकल ग्राफ अगर बनाकर देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। आप एक चीज सोचिए कि जब जितने भी स्टेट मंत्री हैं उनकी बेटियां एलवी, अरमानी, गुची, बर्बेरी यूज करती हैं, तो पेंशन रोक करके अगर अरमानी, गुची और बर्बेरी को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो वही अच्छा होगा। आज नंगे कपड़े में हमारे स्टेट की मंत्री की बेटियां घूमती हैं। क्यों? आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते अपना घर क्यों नहीं संभालते हैं? जो खर्च आपके घर में है रेंज रोवर का और बड़े बड़े होटलों में, आप पेंशन रोक करके गरीब को ही तो मार रहे हैं। तो ये है हमारी अपोजिशन पार्टी। लेकिन हम क्लेम क्या करते हैं? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रोड गंदा है, सरकार खराब है। हम थूक फेंक रहे हैं, हम बुरे नहीं है, लेकिन रोड गंदा है तो सरकार खराब है। तो हमें अपने अंदर देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरों पर ऑब्जेक्शन करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट आया है, डेफिनेटली मैं एग्जैक्टली अग्री करूंगी कि निर्मला सीतारमण जी को जो फाइनेंस मंत्री हैं उनसे मेरा अपील रहेगा, एक अनुरोध रहेगा कि राइजिंग इन्फ्लेशन पर वो ज़रूर देखें और वो देखेंगी। लेकिन আর একটা কথা এখানে আমি বলবো একদম যে যেখানে বলা হচ্ছে যে 60 লক্ষ চাকরি, সত্যি আমাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চাকরিটা খুব জরুরি। কারণ কেন, আমরা প্রত্যেকেই জানি আমাদের রাজ্যে তথা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে বেকারত্ব একটা কিন্তু ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো জায়গায় সত্যি আমাদের চাকরিটা কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু বাজেটের মধ্যে আশ্বাস আছে। কি বলবেন?
देखिए, नौकरी का तो प्रॉब्लम है ही है। जब से कोविड सिचुएशन आया है तब से एम्प्लॉयमेंट और भी नील बटा सन्नाटा हो चुका है, ठप पड़ चुका है। अनएम्प्लॉयड लोग बेइंतहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों की मात्रा और रेशियो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब उसकी दो चीज़ें हैं। एक कि सरकार वायदे करती है कि हम आपको उनके मेमो में होता है इलेक्शन के वक्त में कि हम नौकरी देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतने लाख एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, इतना लाख खर्च कर देंगे, मानो जैसे सिर्फ एक पेपर पर लिख देना 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ अपने अपने स्पीच में बोल देते हैं नेता जो भी खड़े होते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अब दूसरी बात पे हम आते हैं, सरकार पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि सोचिए कि जब एक बच्चा छोटा होता है, जब तक वो रोता नहीं है, चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, माँ दूध नहीं देती है, माँ छाती से नहीं लगाती है, तो आपको नौकरी की जरूरत है, तो आपको तो सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आज किसानों को देखिए कि किसान आंदोलन पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी चीजें फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि वो एक जिद पकड़ कर बैठ गए हैं कि भाई तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सिर्फ रोने से तो चलेगा नहीं, या अपोजिशन के बोल देने से। जब अपोजिशन सरकार बनाती है तो वो थोड़ी एम्प्लॉयमेंट दे देती है। आज अगर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, आप जितने मुस्लिम एरिया में जाइए सब इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई एम्प्लॉयड नहीं है, कोई गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है। श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा कि वो उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बना देंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10,000 लड़कों, बच्चे और बच्चियों को तो सरकारी नौकरी मिल ही जानी थी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अगर एक डेस्क होता उर्दू का, तो जितने भी उर्दू के MA PhD वाले लड़के बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको नौकरी मिल जाती। तो ऐसा माइंड सेटअप कर दिया गया है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड तो आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड प्रोवाइड तो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। अब नौकरी निकालना हर स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, वो तो मोदी जी आके नहीं करेंगे। सड़क साफ तो मोदी जी आकर नहीं करेंगे, वो एक आपको एग्जाम्पल देंगे कि झाड़ू पकड़ के सड़क साफ किया जाता है। अब दिक्कत यहां पर यह आती है कि चाहे किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार हो, चाहे अपोजिशन की सरकार हो, अगर कोटे में या अगर लिस्ट में आता है कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट की सीटें खाली हैं, तो फलाना MLA का बेटा, फलाना MLA की बेटी, उसका भतीजा, उसकी भतीजी। आज नेपोटिज्म के बारे में कहा जाता है कि दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉनसेंस, नेपोटिज्म कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं कहती हूं कि नेपोटिज्म चीज है, क्योंकि देखिए जिसका बाप MLA है उसकी बेटी काउंसिलर, चेयरमैन, जिसका हस्बैंड MLA है उसकी बीवी MLA, जिसका हस्बैंड MP है उसकी बीवी MLA, जिसका अंकल MLA है उसकी भतीजी काउंसिलर, जिसका फादर मंत्री है उसकी बेटी फरहाद हकीम के बगल में बैठी हुई है, जिसका फादर मंत्री है उसकी बेटी अभिषेक बनर्जी के बगल में बैठी हुई है, अखिलेश जी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी बीवी भी पॉलिटिक्स में है। तो आज परिवार से तो मुक्ति मिल ही नहीं रही है। तो जब परिवार पीछे नहीं हटेगा, तो जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, जिनके अंदर जोश है, जो अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, जो बहुत वेल एडुकेटेड है, उनको तो चांस ही नहीं मिल रहा है, वो तो पीछे रह जा रहे हैं। उनको चांस कहां मिल रहा है, क्योंकि जगह तो पहले ही फुलफिल हो जा रहा है। तो नेपोटिज्म है। आज अगर किसी नेता मंत्री की बेटी आधे कपड़े में घूमती है तो लोग उसको बुरा नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये स्टाइल है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लड़की, अगर उसके फादर या उसकी फैमिली में कोई नेता मंत्री नहीं है, और अगर कोई वेस्टर्न आउटफिट्स पहना है, शी इज प्रॉस्टिट्यूट। देखो कितनी आवारा है, समाज के सामने खड़ी होती है एज अ सोशल वर्कर बनके, और कपड़े देखो। क्यों? क्योंकि उसका ये जो पिता है वो किसी पॉलिटिकल बड़े फिगर नहीं है, इसलिए उस लड़की को प्रोस्टिट्यूट वर्ड सुनना पड़ेगा। ये उसका सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसके घर में उसके पिता मंत्री नहीं है या उसकी माँ जो है वो MLA नहीं है, इसलिए वो लड़की प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन अगर उसकी माँ MLA हो या मंत्री हो, तो अगर वो आधे नंगे भी रहेगी तो भी वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इज्जतदार है। একটু কাটবো একদমই। যে জায়গা থেকে বলা হচ্ছে, ইতিমধ্যে আমরা জানি জয়প্রকাশ মজুমদার এবং রিতেশ তেওয়ারি বরখাস্ত হয়েছে। পিকনিক কিন্তু বিজেপিতে চলছে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পিকনিক কিন্তু চলছে অবধারিত একদমই। পিকনিকে আবার পিকনিক হতে পারে। পিকনিক এই মুহূর্তে পিকনিকের মরশুম চলছে, কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা? देखिए, दिलीप घोष जी अभी अमरूद तोड़ रहे हैं, कभी मच्छी पकड़ते हैं,
और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में ही, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ, इवन स्टिल आई एम स्टिक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से प्रचारक आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एथिक्स थे, जो रूल रेगुलेशंस थे, उसको ख़राब किया। रितेश तिवारी जी के लिए मैं बोलूँगी कि उम्र में मेरे पिता के बराबर हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी कि वो बहुत ही पोलाइट और बैलेंस टाइप के आदमी थे। उनके साथ ये करना नहीं चाहिए था, उनको शो कॉज में लेना नहीं चाहिए था। जयप्रकाश मुजुमदार को मैं इतना जानती नहीं हूँ करीब से, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी देना ज़रूरी भी नहीं समझूंगी। लेकिन शो कॉज एक ऐसे आदमी को आप कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई झंडा डंडा लगाने वाला नहीं था पश्चिम बंगाल में, तब रितेश तिवारी खड़े रहते थे अपने युवा लड़कों के साथ। और आज भी उन्होंने पार्टी से कुछ मांगा नहीं है, उन्होंने पार्टी को अपना जीवन दिया है। तो ये जीवन देने का बदला अगर आज ये निकाला जा रहा है कि उसको शोकॉज कर दिया जाए, तो ये ठीक नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग टीएमसी से बीजेपी में आते हैं, उनको बहुत वैल्यू दिया जाता है, उनको सर्वप्रथम रखा जाता है, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को दे दी है, उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। तो ये एक पार्शियलिटी है। एंड द थर्ड थिंग इज, जो मेरी थॉट है, मेरी थिंकिंग है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ये कह दिया जाएगा कि तुम अपने आप को बोलो कि तुम बहुत खराब आदमी हो, तो हम क्यों बोलेंगे कि हम खराब आदमी हैं? हम जो है हम वो बोलेंगे। पार्टी सर्वप्रथम होता है, ये बात सही है, लेकिन पार्टी के गलत डिसीजन में अपनी आवाज़ ऊंची करना, या पार्टी से अगर कोई गलती हो जाए, पार्टी के लोगों से अगर कोई गलती हो जाए, तो अपनी आवाज ऊंची करना, ये हमारा लीगल राइट है। क्या हम लोग हमेशा सुनते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि अरे उस स्कूल में एडमिशन मत करो, वो स्कूल खराब है। कैसे खराब हो सकता है? दर, दीवार, चेयर, टेबल खराब नहीं होता है। या तो टीचर्स सही नहीं है जो सही से पढ़ा नहीं रही हैं, या तो स्टूडेंट सही नहीं है जो टीचर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दो में से कोई एक ही चीज हो सकता है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में 2019 के बाद जो लोग आए, पूरा तूफान और ज्वार भाटा की तरह गए, उन लोगों ने पूरा दरहम बरहम कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। और आज नौबत ये आ गई है कि आपस में सब लड़ रहे हैं। ये अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि ये आए हैं तोड़ने के लिए। ये इनका अपना एक खुफिया स्ट्रैटेजी है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ करके खत्म कर देने का पश्चिम बंगाल में। ये जिस दिन तक समझेंगे, उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। ইতিমধ্যে একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। জি, ইতিমধ্যে একটা প্রশ্ন উঠছে, নাজিয়া এলাহি খান তৃণমূলে না বিজেপিতে? এটা কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি যে কাউন্টার করেন বা আপনি যে কথা বলেন, তাতে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠে আসছে। কি বলবেন? देखिए, मैं प्राउडली, बहुत फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने की बेटी हूँ, और अपने इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और अपने आप से भी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बोलिए, नेता बोलिए, एक कर्मी बोलिए, मैं हूँ, एक पार्ट हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन से संवारा। 2017 से लेकर के 2021 तक मैंने बेइंतहा काम किया, लेकिन जिस तरह से मुझे मैनिपुलेट किया गया, वो मुझे तकलीफ हुई है, वो मुझे हर्ट हुआ है, वो मुझे बुरा लगा है कि अगर आपके मन में मुझे लेकर के कुछ गंदी सोच थी, एक दो लोगों के मन में, तो उसका बदला किसी औरत से ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो ये मुझे बुरा लगा है। लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक मेंबर हूँ। ইতিমধ্যে আপনি কাজ করছেন, আমাদেরকে যদি একটু বলেন কাদেরকে নিয়ে মেনলি আপনার ফোকাসটা কোন দিকে? मेरा देखिए, हमेशा से, आज से नहीं, मैं 10-12 साल से मैं पॉलिटिक्स के मैदान में हूँ। हमेशा मेरा फोकस ह्यूमैनिटी पे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपनी मर्जी से मैंने पोस्ट छोड़े, जो भी नेशनल पोस्ट छोड़े, जो भी स्टेट के पोस्ट छोड़े। ट्रांसजेंडर लेके काम कर रहे हैं आप? हाँ, वो मैंने अपनी मर्जी से छोड़े। मैं ह्यूमैनिटी पे मेरा फोकस बहुत रहता है। अभी देखिए, ट्रांसजेंडर और प्रोस्टिट्यूट्स के पास कोई भी नेता मंत्री जाता नहीं है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, पश्चिम बंगाल की ही अभी बात करूँगी, स्टेट पूरे कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, कि आपने कभी भी देखा है कि कोई भी महिला मंत्री या महिला नेत्री स्टेट गवर्नमेंट की या किसी अपोजिशन पार्टी की, उन्होंने प्रोस्टिट्यूट एरिया में जा कर के कोई काम किया हो, या उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की हो, या ट्रांसजेंडर को समझने की कोई कोशिश की गई हो? क्योंकि ट्रांसजेंडर और प्रोस्टिट्यूट दो ऐसे लोग हैं जो हर एक स्टेप पर बेइज्जत होते हैं।
अगर उनके साथ उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, लीगल उनको हेल्प चाहिए होता है, तो थाना उनको इज्जत नहीं देती है। प्रोस्टिट्यूट्स का अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए होता है तो थाना भी उनको बेइज्जत करती है। तो उनका जो माइंड है वो सेटअप है कि भाई हमको तो ये लोग तो प्रोस्टिट्यूट हैं, इनका क्या है। मुझे बहुत बुरा लगता है। दे आर ऑल्सो वोटर्स। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि जो बेगर होते हैं ट्रांसजेंडर्स, उनसे भी पुलिस पैसा लेती है। जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनसे भी पुलिस, लोकल थाना पैसा लेता है। आप सोचिए कि वो प्रोस्टिट्यूट है और वो ट्रांसजेंडर कितने स्ट्रांग माइंड के हैं कि वो कहते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो मुंह पर आकर कहते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि दे आर सेक्स वर्कर, दे आर थर्ड जेंडर, और उसके बावजूद उनसे पैसा टाना जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनको डरा धमका करके। ये बहुत गलत है। इस पर मैं आवाज़ उठा रही हूँ और उठाती रहूँगी। पहले भी मैंने उठाया है। और हर एक व्यक्ति, जो कोई भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा है, अगर हमारे सोसाइटी में ऐसा लगता है कि प्रोस्टिट्यूट और ट्रांसजेंडर हमारे बराबर में बैठने के काबिल नहीं है, तो मैं नाजिया इलाही खान ये समझती हूँ कि जिस इंसान की मानसिकता इतनी छोटी है वो हमारे जैसे लोगों के बराबर में बैठने के काबिल नहीं है। क्योंकि मैं इक्वल आइज से प्रोस्टिट्यूट को भी रिस्पेक्ट करती हूँ और ट्रांसजेंडर्स को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि दे आर ऑल्सो इंडियन एंड एज वेल वोटर्स। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।